हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। मैं राकेश चतुर्वेदी ओम। मेरी फ़िल्म मंडली आने वाली है जिसे मैंने निर्देशित किया है 27 तारीख को, 27 अक्टूबर को, और मैं आप लोगों से आज बहुत ही कुछ ज़रूरी बातें, कुछ अपने मन की बातें या अपने दिल की बातें आपसे साझा करने आया हूँ। और अपने साथ लाया हूँ हमारी फ़िल्म की खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन अदाकारा आँचल मुंजाल, जिन्होंने हमारी फ़िल्म में फीमेल प्रोटैगनिस्ट जो हैं उसका किरदार प्ले किया है, जिसका नाम है बिट्टन कुमारी अका बंटी। तो बंटी हमारे साथ हैं, लेकिन हम दोनों के अलावा जो मेरे साथ आज बहुत ही ख़ास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, अंशुल पांडे जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते हेलो, आंचल जी, नमस्ते नमस्ते। राकेश जी। नमस्ते सर। बहुत अच्छा लगा आप लोग जो रामायण पे एक पिक्चर बना रहे हैं, रामलीला पे पिक्चर बना रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। और हमारी भी खुशी है, हमें मतलब कि मैं कहना चाहूँगा कि आपने टाइम दिया, यहाँ आए हम लोगों करेक्ट। से उस विषय के बारे में थोड़ी-सी बातचीत करने की आपने हमें मौका दिया कि जिस विषय को हम लोगों ने साल भर जी करके, जिसकी रूट्स के बारे में काफ़ी कुछ जानकर, इसके बारे में हम लोगों ने फ़िल्म बनाने की ये पहल की और आज उसको आपके सामने लेके आ रहे हैं। अंशुल जी के बारे में बताना चाहूँगा, बहुत ही अच्छे ऑथर हैं, कॉलमिनिस्ट हैं। इनकी किताब है ऑथेंटिक कॉन्सेप्ट ऑफ शिवा, जो कि हर जगह मौजूद है, आप उसको ज़रूर पढ़ें। और उसमें बहुत ही खूबसूरती से, इतनी डिटेल में शिव जी के बारे में बताया है, उनके काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया है कि आप पढ़कर हैरान रह जाएँगे, उसे जानकर। तो लेट्स कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम अपनी फ़िल्म के बारे में अंशुल जी से उन चीज़ों के बारे में कुछ चीज़ें जानना चाहेंगे कि जिस विषय पे हमने ये फ़िल्म बनाई है, ये है रामलीला मंडली पे। गोली मार दूंगा। कि छोटे-छोटे शहरों में, नॉर्थ में, या हम कहें तो पूरे भारत में अलग-अलग जगहों पर रामायण पे आधारित जो एक नाट्य, या यूँ कहूँ कि संगीतमय जो एक नाटक होता है, जो एक ड्रामा, म्यूज़िकल ड्रामा होता है, जो कि रामलीला के नाम से बहुत फ़ेमस है, उस पे हमने उनके कलाकारों के जीवन पर ये फ़िल्म बनाने की कोशिश की है। तो हमसे जितना बन सका, उतना तो हमने रिसर्च किया करेक्ट। रामायण पर, उन कलाकारों पर, वो सारी चीज़ें जानने की कोशिश की जो हमारी फ़िल्म को ऑथेंटिक, एक ऑनेस्ट और एक उसको एक सच्चा रूप दे सकें। लेकिन हम आपसे थोड़ा-सा जानना चाहेंगे कि रामायण के बारे में और ये रामलीला के बारे में, कि इनकी रूट्स क्या हैं, कैसे क्या हुआ? थोड़ा-सा हमको अगर उसके बारे में और पता चलेगा, तो हमारे लिए वो और भी बहुत ही अच्छी बात होगी। बिल्कुल सी। देखिए, ये रामलीला कब शुरू हुई, ये सबका अपना अपना विचार है, लेकिन कई हिस्टोरियन मानते हैं कि मेघा भगत, जो कि तुलसीदास जी की जो है वो फॉलोअर थी, और उन्होंने इसको आगे प्रचलित किया, ऐसा माना जाता है रामचरितमानस के बाद। जो कि रामचरितमानस सब लोग जानते हैं, उस पर कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई है अभी बीच में, वो अलग बात है, उस विषय में नहीं जाएंगे। लेकिन मेरे लिए कब शुरू हुई रामलीला, मैं आपको बता दूं। मेरे हिसाब से रामलीला शुरू हुई थी जब वाल्मीकि रामायण की रचना हुई थी, उस समय हुई थी। क्यों? वाल्मीकि रामायण को महाकाव्य माना गया है, और तो और लव कुश जी ने ये गाया है, तो ये मेरे लिए रामलीला ही है। और तो और नाट्य शास्त्र तो हमारे सनातन धर्म के पार्ट हैं, तो नाट्य शास्त्र सतयुग से होता जा रहा है। वहां पे नाट्य कैसे करना, उनकी कितनी कलाएं होती हैं, ये तो बहुत पहले से होता आ रहा है। तो ये तो एक अलग ही बात है, और मेरे लिए तब हुई थी, लेकिन मेघा भगत जी ने जो शुरू की थी और अब तक चली आ रही है। और क्यों चली आ रही? देखिए, उस समय रामचरितमानस जब लिखी थी, क्यों लिखी थी? ये भक्ति मूवमेंट का तब पार्ट था। आप देखिए, गौड़िया संप्रदाय एंड एवरीथिंग, उस समय सब भक्ति मूवमेंट चल रहा था। और रामचरितमानस की रचना उस समय क्यों करनी पड़ी, और उससे ही क्यों शुरू हुआ? देखिए, उस समय हमारे जो देश मुगल इन्वेडर से चल रहा था कि भाई तलवार के दम पे जो है कन्वर्ट कर रहे थे सनातन धर्म से इस्लाम पे, और ये सब चल रहा था, ये सब वहां पे बहुत धड़ल्ले से चल रहा था। तो उस समय एक ऐसे व्यक्तित्व को सामने लाना था जिससे सनातन धर्म एक आइडलाइज कर पाए,
ऑल तो हमारे तो कह रहे इतिहास तो बहुत अच्छी बात, शिव जी हैं हमारे पास, कृष्ण जी हैं, लेकिन सबसे बेस्ट माना गया है भगवान राम को। अब भगवान राम को ही क्यों माना गया, उनको ही क्यों आइडलाइज किया? सर, आपको कैसा मित्र हो, राम जैसा हो, भाई कैसा हो, राम जैसा हो, पुत्र कैसा हो, राम जैसा हो, राजा कैसा हो, राम जैसा हो, और तो और शत्रु कैसा हो, राम जैसा हो। शत्रु क्यों वैसा बोले, कहीं शत्रु क्यों? एक बार जो रावण के गुप्तचर जो है उनके उसमें घुस गए थे, एक बार छावनी में घुस गए थे, और जो गुप्तचर का काम होता है वो कर रहे थे कि इनका स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, वो करने लगे। अचानक से घुसे और पकड़े गए। फिर तो उस समय अगर गुप्तचर पकड़ा जाता है तो उसको मृत्यु दंड का प्राविधान होता है, मृत्यु दंड, उससे कम नहीं होता है। लेकिन जब राम जी के सामने लाए दोनों गुप्तचर को, बताया गया इसको प्राण दंड देना है, सब लोग बोलने लगे, लेकिन राम जी ने बोला हम प्राण दंड नहीं देंगे। मैं आपको, गुप्तचर को बोला, मैं आपको छूट देता हूं कि आपको अगर जो इंफॉर्मेशन मिल गई है अच्छी बात है, और अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो और ले लीजिए, मेरी सेना आपको हेल्प करेगी। ये बोला गया। अब आप बताइए ये ऐसा कौन बोलेगा? बोला मैं तो इसके ऊपर नहीं टिका हूं कि भाई मेरा सत्य की जीत है, सत्य है मेरा, सत्य मेरे साथ है, इसलिए मैं जीतूंगा। आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो महाराज सुग्रीव से लेके जामवंत से लेके आपको बता देंगे सब। इसीलिए जो है एक शत्रु भी राम जैसा, एक आदर्श चरित्र चाहिए था हम लोग को। कमिंग बैक टू द पॉइंट, एक आदर्श चरित्र चाहिए था। इसीलिए जो है ये तब से प्रचलित हुआ रामायण का। क्योंकि देखिए रामायण से आपको क्या, आप जैसे आप कमिंग टू योर पॉइंट, मंडली जो पिक्चर बन रही है, इससे लोगों को क्या मिलेगा, क्या पार्ट मिलेगा? ये सबसे पहली बात है कि लोग देखेंगे रामायण की तरफ, जो इंटरेस्ट जागेगा। आप ये नाट्य के थ्रू बता रहे हैं, फिर नाट्य के थ्रू वो आप बोल सकते हैं कि भाई आप धीरे शास्त्रों की तरफ जाइए जी। तो इसीलिए लोग पढ़ेंगे। हमारे प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ शास्त्र लोग पढ़ना जो है ऑलमोस्ट भूल ही गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ सर जैसे राम का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, उन्होंने शास्त्र और शस्त्र दोनों को चूज किया, दोनों का समन्वय रखा उन्होंने। देखिए ऐसा है कि अगर सिर्फ शास्त्र करेंगे आप, तो फिर जो है आप एक स्लोनेस की तरफ चले जाएंगे एंड शक्तिहीन की तरह चले जाएंगे। और ऋषि मुनियों का अलग एग्जाम्पल है, वो अलग है। और सिर्फ शस्त्र करेंगे तो एक आप पशु हिंसक की ओर चले जाएंगे। जैसे इसराइल में और जो फिलिस्तीन में हो रहा है, वो क्या हो रहा है? वहां शस्त्र है, शास्त्र नहीं है। लेकिन हमारा सनातन धर्म आज तक टिका है, इंडियन सिविलाइजेशन आज तक टिकी है। कितने इन्वेडर्स आ गए लेकिन नहीं तोड़ पाए। क्यों? क्योंकि हम लोग ने दोनों का समन्वय रखा, शास्त्र और शस्त्र दोनों का समन्वय रखा जी। इसीलिए राम जी ने भी वही रखा, उन्होंने शास्त्र भी उन्होंने रखा, शस्त्र भी। जहां पे उन्होंने वार्निंग दी, वो अंगद को भी भेजा कई बार। उन्होंने पहले हनुमान जी से वार्निंग भिजवाई, फिर उन्होंने अंगद से वार्निंग भिजवाई, बार बार भिजवाई। वो अलग बात है, उसने नहीं चूज कर पाया रावण, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, भेजी उन्होंने। तो इसीलिए जो है शास्त्र और शस्त्र का कॉम्बिनेशन दोनों है। और सबसे बेस्ट पार्ट है, मैं जो मंडली के बारे में जो ये 27 अगस्त को रिलीज हो रही है अक्टूबर, तो हाँ सॉरी 27 अक्टूबर, तो इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ, बहुत ही सही समय है इसका। क्यों? क्योंकि अब कई लोगों को शायद पता नहीं होगा, लेकिन मैं सच्ची बात बताना मेरा धर्म है। और जो ट्रेडिशन बताया जाता है कि दशहरा को जो है रावण दहन होता है एंड एवरीथिंग, बताया था कि उस दिन रावण मरा था। लेकिन सच्ची बात यह है कि भगवान राम ने जो है नवरात्रि का व्रत किया था इस समय, कल शुरू की थी, और विजयदशमी के दिन जो दशहरा बनाते हैं, उस दिन लंका के लिए कूच किया था। देवी से आशीर्वाद लेके उन्होंने कूच किया था, इसीलिए उसको विजयदशमी बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए उसको विजयदशमी बोलते हैं। और उस दिन देखिए जाए तो हमारे पुराणों में मेंशन है कि उस दिन शस्त्र की पूजा की जाती है। तो इसीलिए राम है तो वहां शस्त्र की पूजा होगी। बिल्कुल बिल्कुल, शस्त्र की वहीं पूजा। ऐसा नहीं कि किसी के निहत्थे या किसी को एक बार वार्निंग दे दो, नहीं माने तो फिर शस्त्र का उपयोग करना पड़ेगा। बिल्कुल
हमने भी यही कोशिश की है अंशुल जी। हमारी जो मंडली फिल्म 27 अक्टूबर को आ रही है, उसमें हमने यही हमारा प्रयास है हम्म, कि कैसे हम जो रामायण में हम्म, लिखा हुआ है हम्म, उसको रामलीला द्वारा मंचित करके स्टेज पर जिन मूल्यों को, जिन रिश्तों को हम्म, बार बार उनकी गरिमाओं को, उनको मर्यादाओं को याद दिलाने की कोशिश की जाती है, हम्म, उसी तरीके से हमने अपनी फिल्म में जो दो एक लेयर्स हैं जो उनमें है कि एक कलाकार है जो मंच पर कैसा होता है, जो उसके आदर्श होते हैं मंच पर, वो जब मंच से परे होता है अपनी अपनी Correct. निजी जिंदगी में, तो वो आदर्श उसके कितने उसके साथ रह पाते हैं, क्या उनको उसके साथ जीने में क्या मुश्किलें आती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने दिखाने की कोशिश की है। और मैं आंचल के बारे में, जो जिन्होंने बिट्टन का, बंटी कुमारी का रोल निभाया है, तो इनके किरदार के थ्रू जो हम शेड्स जो लाने की हमने कोशिश की है कि आप जो भी आपके लाइफ में होता है, आप उससे कैसे निकल कर या उसको अपने पास्ट को पीछे रख कर कैसे फ्यूचर की तरफ आप कैसे अपने आप को प्लान करेंगे, उसके बारे में कैसे वो लड़की अपने सारे स्टैंड्स लेती है और सारी चीज़ों को करती है, वो इस कैरेक्टर, और कैसे उस कहानी को ले जाकर के पूरा मोल्ड करते हुए उन चीज़ों की, मूल्यों की याद दिलाती है वो ये कैरेक्टर, कि जिनको जो मंच पर निभा रहे हैं उनको ज़्यादा पता होना चाहिए, जबकि उस लड़की को जो कि उनके साथ देखते-देखते उस चीज़ को सीखती है और उसको पता चलता है कि अरे! इनके काम में इतनी सच्चाई है और ये लोग ये चीज़ यहाँ मिस कर रहे हैं आम ज़िंदगी में, और जो कि ये मंच पर इस तरीके से इसको करते हैं और वो इनकी निजी ज़िंदगी में कितना मिसिंग है। तो बेसिकली ये हमारे समाज का वो दर्शक वर्ग को रिप्रेज़ेंट कर रही है, जो बाहर से देख रहा होता है उस चीज़ को, और उसको कैसे अपने मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा अपने बारे में, अगर ये मतलब कि मैं तो ख़ैर बता ही रहा हूँ, लेकिन जी। अगर अपने बारे में, अपने किरदार के बारे में थोड़ा-सा बंटी, कि बंटी। इन्होंने कैसे देखा, मैंने इनको कैसे चुना, ये तो मैं जानता हूँ। अच्छा, ये हाँ। मुझे जानना है। नहीं, नहीं, ये तो ये आप बताने के बाद कि ये मुझे जानना है कि एक्चुअली क्या सोच के आपने इस रोल को है जो मैं ये सवाल मैंने वैसे कभी रियली कभी नहीं पूछा जी। कि क्या हुआ था ऐसा? अंशुल जी, मैं इनको ये भरी सभा में ये सवाल पूछना चाहता हूँ आपके साथ, और चाहूँगा कि आप पूछें ये कि भाई कि ऐसा क्या हुआ था जो आपने ये फ़िल्म करना मंज़ूर बिल्कुल किया? आंचल जी, हम लोग जानना चाहते हैं कि आपने ये क्यों चूज किया, कि आपके पास तो बहुत ये फिल्म माने कोई हाई बजट वाली नहीं, ऑल्दो करेक्ट, इसमें हाई बजट से भी अच्छी क्वालिटी है, वो अलग बात है, करेक्ट। लेकिन आपने क्यों चूज किया ये फिल्म? ऐसा क्या था? ऐसा क्या क्या आपने पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा था पहले, फिर आपने ओके दिया था, या आप राकेश जी से ऑलरेडी इंस्पायर थी, या व्हाट वाज द रीजन? पूरी फिल्म, पूरी स्क्रिप्ट पढ़ने से पहले 99% हाँ तो हो चुकी थी मेरे माइंड में। एंड उसकी मेन वजह, जो टाइटल है हमारा, वो ही है मंडली। क्योंकि बहुत ही एक्साइटिंग टाइटल है। जब टीजर और ट्रेलर आया तो मेरे फ्रेंड्स ने, जो कि बहुत जल्दी चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, उन्होंने लिटरली कॉल करके बोला कि बहुत आउट ऑफ द बॉक्स वाली फिल्म लग रही है, आई एम सो हैप्पी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच इट। और यही रिएक्शन मुझे सबसे मिल रहा है, और ये रिएक्शन मैंने ऑलरेडी फोर्स ही कर लिया था आधी से ज़्यादा स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद, कि ये इतनी डिफरेंट है। जैसे हम बोलते हैं ना कि अंडरडॉग, कई बार जो अंडरडॉग फिल्म्स होती है वो ऐसे चल जाती हैं, मुझे बस ऐसा लगा कि दिस इज वन ऑफ दोज स्क्रिप्ट्स जो कि चल जाएगी। चल जाएगी भाई, हमें अब तो मुझे पूरा विश्वास है कि चल जाएगी। नहीं सर, ये हिट जाएगी ये तो। जी, 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 जी। हाँ, तो इट वाज द नेम। मुझे और जानना था कि मंडली होती क्या है, रामलीला को कैसे के ऊपर कैसे परफॉर्म किया जाता है मंच पे, नॉर्थ इंडिया में जो इतना डीपली रूटेड कल्चर है, ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज में क्यों नहीं पता है। क्योंकि अभी भी जब टीजर आया बहुत लोगों ने पूछा भी कि यार ये मंडली क्या होती है। मैंने कहा भाई जाकर फिल्म देखो, फिल्म देखो। और पता चलेगा। हाँ, मजेदार बात ये है कि ये फिल्म का जो बनाने का ख्याल मेरे जहन में आया, हमारे बहुत ही एक पुराने लेखक रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी।
जी राइट। तो जी उनकी एक कहानी थी छोटी सी, मैंने पढ़ी थी, रामलीला ही नाम से उन्होंने वो कहानी लिखी है। तो उस कहानी में मुंशी जी ने ये डिस्क्राइब किया था, वर्णन किया था कि कैसे एक जो अलग से काम करने वाले लोग हैं वो मंडली पार्ट टाइम करते हैं, मंडली में जाते हैं, वहाँ राम का किरदार करते हैं, और एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कहानी लिखी थी कि कैसे समाज के कुछ प्रतिष्ठित लोग दर्शकों को आकर्षित करने के लिए कि और उसका पैसा ज़्यादा कमाने के लिए चलती रामलीला के बीच में नाच करवाना शुरू कर देते हैं, जो कि एक तरीके से कहा जाए तो ये दूषित करना है एक कला को, और एक उस ऐसी कला को जो कि हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर पे आधारित है। तो वहां से मुझे ये सीन मिला, और बाई चांस मुझे कुछ कुछ ऐसे इंटरनेट पे वीडियोस देखने को मिलने शुरू हुए कि ये आज भी हो रहा है, कि किस जमाने में कब की लिखी गई कहानी वो आज भी वो चीजें हमारे कई जगहों पर हो रही हैं। तो ये मुझे कहानी का सूझा कि मैं बनाऊं इसको और किसी तरीके से ये लोगों के सामने लाऊं कि जो चीज, जो विधा आज की डेट में अपनी मर्यादा को खोती जा रही है, और उन्हीं लोगों के द्वारा जो उसको करवाते हैं, तो उसको ऐसा ना करें। तो ये हमारा एक प्रयास है, और मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि हम सबको ये एनरिचमेंट हो, इसका ये जानकारी मिले कि जो हम लोग ये तो बहुत जानते हैं कि श्री राम जी और उनके परिवार को, जैसे कि आपने कहा कि अच्छे भाई हो तो कैसा हो, अच्छा बेटा हो तो कैसा हो, अच्छा पति हो तो कैसा हो, अच्छा शत्रु हो तो कैसा हो, लेकिन उनके परिवार के बारे में, जैसे हमारी फिल्म का जो मेन किरदार है वो लक्ष्मण का रोल करता है मंच पे, अच्छा गुण उसमें राम के हैं और नाम है पुरुषोत्तम। तो अब ये तीनों चीजें मैं चाह रहा था कि कैसे अपने किरदार में लाऊं, और ये तीनों चीजें ला करके फिर मैंने उस चीज को कि समाज में हमें अपने परिवार में कैसे रहना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा अगर आप और रोशनी डालें कि राम जी और उनसे जुड़े हुए जितने उनके परिवार के सदस्य, उनकी क्या हिस्ट्री है जो और दर्शकों को पता चलना चाहिए, अगर उसके बारे में आप। देखिए, दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हम सब जानते हैं कि उनके 4 भाई थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये सबको पता है। हनुमान जी किरदार हैं, फिर अपने जो भी हैं भालू सेना एंड वानर सेना, वो सबको पता ही है। लेकिन शांता करके उनकी बहन भी है, ये कई लोगों को नहीं पता। शांता का जिक्र जो है वो आपको विष्णु पुराण में दिखेगा, वो आपको वाल्मीकि रामायण में भी दिखेगा। शांता उनकी बहन थी। वो अलग बात है कि वो उनके पहले ही वो जो है उन्होंने जो है एक ऋषि मुनि के साथ चली गई थी, वो उनकी हिस्ट्री है, उसको कर बहुत। जहां तक मेरी जानकारी की शांता जी ने ही दशरथ जी की शादी करवाई थी कौशल्या जी से, उन्होंने वही ढूंढ के लाई थी। हाँ, ये ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है, सुना, मुझे याद नहीं आ रहा है। इस पे थोड़ा सा बताएं। और नहीं, ऐसा तो कहीं मुझे वाल्मीकि रामायण या इसमें तो नहीं आया मेंशन। अच्छा। कि भाई इस तरीके का, क्योंकि ये तो उन्हीं की पुत्री थी, तो फिर वो अब अपनी अपनी सब ट्रेडिशन है, फोल्कलोर है, फोल्कलोर है, तो ठीक है, फोल्कलोर हमारे यहाँ कहीं है, तो जैसे फोल्कलोर ये भी मनाया जाता है कि भाई रावण के ऊपर, क्योंकि फोल्कलोर भाई वो शिव भक्त था, शिव भक्त था, इसीलिए बहुत अच्छा होता है। अब आप सोचिए, मैं आपको पूरी हिस्ट्री में लेके जाऊंगा क्यों रावण को जो है हीरो बना रहे हैं आजकल। आप हिस्ट्री देखिए, रामचरितमानस के बाद रामायण की अलग अलग कमेंट्री, कितने लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने जो है कमेंट्री लिखी रामायण के ऊपर। तो लोगों की जो है दिलचस्पी बढ़ती गई रामायण में। रामायण का अलग अलग, रामायण रामचरितमानस के सब लोग ने कमेंट्री की, फील सी। फिर उसके हेटर्स भी आने लगे, राम के हेटर्स भी आने लगे। अब बताइए, पेरियार को रामायण लिखने की क्या जरूरत पड़ी? पेरियार ने अपनी रामायण में, जो कि एकदम फेक है, कुछ प्रूफ नहीं है, उसमें लिखा है राम और दशरथ जो है वो निम्न दर्जे के आदमी थे, और रावण को जो है एक, माने जैसे पुरुषोत्तम, आपने नाम शब्द लिया ना, पुरुषोत्तम उसको बना, उसको भगवान तुल्य बना दिया। तो इस तरीके की जो है स्ट्रेटेजी भी हुई। ये बताते हैं कि
रावण जो है शिव भक्त था इसीलिए अच्छा था। क्या शिव भक्त होना क्या ये है क्या जस्टिफाइबल है? सर्टिफिकेट हो हाँ, जाता जस्ट है कई सर्टिफिकेट चीजों है। में। उसने अपनी पुत्री का रेप किया, यानी कुबेर की बेटी, उसकी कुबेर उसका भाई था, अपनी पुत्री का रेप किया। हाउ कैन दैट बी जस्टिफाइड? नरभक्षी था वो, महाभारत के रामोपाख्यान में लिखा है नरभक्षी था वो कैसे जस्टिफाइबल होगा भाई? तो इसीलिए ये आज भी देखा जाए तो राम को जो है एक पार्टी बोलती है कि मिथिकल कैरेक्टर है, राम के ऊपर खींचा था नहीं, राम ये है, राम वो है, राम माइसोजेनिस्ट है, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। आपको एक प्रसंग बताना चाहता हूँ राम जी का, माइसोजेनिस्ट था ना, तो आपको एक प्रसंग बताना चाहूँ। वाल्मीकि रामायण से मेंशन आता है कि जब गंगा पार करना होता है तो तब एक लकड़ी की नाव बनाते हैं लक्ष्मण और राम मिलके। तो उसमें जो है एक लकड़ी की कुर्सी बनाते हैं और सीता जी को उच्च स्थान देते हैं। आप सोचिए, उच्च स्थान देते हैं। तो आप ये बोले माइसोजेनिस्ट, तो ऐसे बोले तो फिर भाई मैं बैठता हूं, मैं कुर्सी में बैठूंगा। तो ये बहुत सारी जो राम जी के, अलग बात है कि मंडली जैसी फिल्म आएगी तो हमारा जो मिसकंसेप्शन दूर होगा। जी, तो जी। ये तो हमारा तो प्रयास यही है हाँ, कि जो कुरीतियां हैं वो नहीं होनी चाहिए, कम से कम ऐसी चीजों में आप उसको करप्ट ना करें जो कि एक अच्छा मैसेज देने के लिए एक सांस्कृतिक जो हमारी धरोहर है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए की जाती है। तो हम तो यही इसी कोशिश में है कि मंडली ये लोगों तक 27 अक्टूबर को आकर के ये बात जो हम कहना चाह रहे हैं लोगों तक पहुंचे। आपने रामायण का ही टॉपिक क्यों चूज किया? क्या आप राम से इंस्पायर्ड हैं? What was it? मुझे एक तो सबसे बड़ा जो मैंने पहले भी बताया कि कहानी जो थी जो मुझे बहुत इंस्पायर की थी। दूसरा एक, मैं बचपन में हम लोग हर दशहरा दिवाली पे रामलीला परेड ग्राउंड है, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, तो वहां जाते थे देखने। तो मेरे और मुझे आज तक एक इमेज याद है कि जब रामलीला मंच पे हो रही होती थी तो मैं बहुत छोटा था, कद में आप छोटे हैं आप, और सब खड़े होके देखते थे बड़े से ग्राउंड में। अब मैं कैसे पहुंचूंगा? तो मैं जिनके साथ जाता था मुझे याद नहीं वो कौन थे, बड़े लंबे से थे, कुछ नाम भी नहीं है याद मुझे, तो मुझे अपने कंधे पे बिठा लेते थे और वो मुझे कंधे पे बिठा करके पूरी जब तक मैं देखना चाहता था दिखाते थे। वो जो इमेज थी मेरे दिमाग में, मुझे लगता है कि वो जो मैंने देखा उसने मुझे इंस्पायर किया एक्टर बनने के लिए, कि मुझे भी इस मंच पे खड़े होना चाहिए जैसे ये लोग कर रहे हैं, मुझे भी करना चाहिए। हालांकि उसके बाद मैं रामलीला के मंच पे नहीं उतरा, मेरी ख्वाहिश बड़ी रही, बहुत मेरा ये सपना रहा, तो उसको मैं पूरा ऐसा करता था कि हमारे फिल्म में एक ऐसा चंक आता है जिसमें परशुरामी होती है। परशुरामी यानी परशुराम जी और लक्ष्मण जी के बीच का संवाद है जो सीता विवाह के समय ठीक पहले होता है धनुष भंग होने के बाद। तो वो मैंने याद कर लिया था। तो मैं जो हमारे को जो उसमें परफॉर्म कर रहे थे परशुराम जी, तो मैं उनको कर करके दिखाने के बहाने खुद जाके करता था कि देखिए ऐसे करना है, ऐसे करना है, जबकि वो खुद बहुत अच्छे एक्टर हैं और ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने इस चीज का बुरा नहीं माना। तो वो मैं अपनी एक्चुअली भड़ास निकाल रहा था कि रामलीला का स्टेज लगा है और मैं कर रहा हूँ। तो मुझे एक तरीके से कहा जाए तो उस इंस्पिरेशन का जो मुझे मंच पे लेके, उसको मेरा ये ट्रिब्यूट है उस कहानी को। और सबसे बड़ी बात कि इस फिल्म को, रामलीला को, इसको बनाने के लिए जो मंडली फिल्म है हमारी, मेरा एक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रहा कि ये पिक्चर जितनी खूबसूरत रामलीला हमारी जब की जाती है और उसको सुनने और देखने का मन होता है, उतनी ही खूबसूरत ये फिल्म मनोरंजन के तौर पे लगे, ना कि ऐसा लगे कि हम स्टेज पे ही अगर हमें देखना तो हमारी फिल्म क्यों देखने आएगा भैया, क्यों देखने आएगा। तो जरूरी ये है कि जो मैं सिनेमा कहने जा रहा हूं उसको मैं कैसे ऐसा दिखाऊं कि उस रामलीला के प्रति लोगों का और क्रेज बढ़े। वो कहें कि जब ये स्क्रीन पे इतनी अच्छी सुंदर दिख रही है तो ये वहां पर कितनी अच्छी मंच पे लगेगी। तो इसीलिए हम लोगों ने जो सिनेमा के जितने भी टूल्स होते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है या जो जिस तरीके की प्रॉब्लम्स होनी चाहिए या जिस तरीके का एंटरटेनमेंट क्रिएट करने के लिए जिन भी टूल्स की ज़रूरत पड़ती है सिनेमा में, वो हमने पूरा इसमें डालने की कोशिश की है। एंड इन टोटलिटी ये मेरा एक जो मैंने कहा ट्रिब्यूट है उस कहानी को जो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी, मेरे बचपन की उन यादों को
ट्रिब्यूट है। और सबसे बड़ी बात कि ये मैं पूरी सोसाइटी को कहना चाह रहा हूँ कि भैया जो चीज़ साफ स्वच्छ पाक है, करेक्ट। जो चीज़ आपको कुछ सिखाना चाहती है कि उसको आप खराब मत करो, उसको करप्ट मत करो, उससे कुछ बिल्कुल। सीखो, ना कि उसको आप इस हद तक पहुंचा दो कि आगे आने वाले टाइम में वो डायनासोर की तरह लुप्त हो जाए। बिल्कुल उसको जिंदा रखना हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। तो वो पूरे मनोरंजन के साथ मैंने कहने की कोशिश की है, और इसमें जिस तरीके का मैंने पूरा इसका डिज़ाइन तैयार किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पिक्चर न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे वर्ल्ड में जिस तरीके का मैंने इसका पैकेज किया है, ये देखी जाएगी और पसंद की जाएगी। बिल्कुल। आंचल जी, सेम क्वेश्चन टू यू जी। कि क्या आप रामायण से इंस्पायर्ड होके आपने ये पिक्चर ली थी, यानी आप जानना चाहता हूँ कि क्या रामायण से आप इंस्पायर्ड हुई थी? और सच कहूंगी हम्म तो मुझे नहीं पता था कि रामलीला क्या होती है, मंडली क्या होती है। और जब मतलब मैं पैदा हुई थी हरियाणा में, परवरिश हुई है मुंबई में, लेकिन फिर भी मुझे इसलिए नहीं पता क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ये वर्ड्स आपको सुनने में ही नहीं मिलते हैं। ये मोस्टली नॉर्थ इंडिया का कल्चर है जो कि बहुत डीपली रूटेड है, बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट नो अबाउट इट। अब साउथ इंडिया में भी नहीं पता है कि रामलीला क्या होती है। यस, दे नो अबाउट रामायण, दे नो अबाउट महाभारत, बट दे डोंट नो व्हाट इज रामलीला। तो जब मैंने इस फिल्म के बारे में पढ़ा, जाना, मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मुझे नहीं पता तो मेरे बहुत सारे युवा पीढ़ी को भी नहीं पता होगा इसके बारे में। मैंने हमेशा वो काम किया है जो कि लोगों से रेजोनेट करे। जब बचपन में लोग मुझे बोलते थे आप चाइल्ड एक्टर रहे हो, आपको आपके मानसिक स्थिति पे क्या गुजरी होगी सास बहू ड्रामा करना, तो आई वाज लाइक नहीं, कुछ नहीं गुजरा, क्योंकि मैंने बचपन में जो शोज किए उनका नाम था परवरिश, जहां पर आप एक सेट से दूसरे सेट पे जाते थे और जैसे आप अपनी नॉर्मल जिंदगी में जीते हो वैसे ही वहां जीकर आते थे, लोगों को इंस्पायर करते थे, लोगों को बताते थे कि परवरिश क्या होती है, फैमिली में कैसे जीते हैं। तो कोई सास बहू और ड्रामा नहीं था। उससे मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि मुझे वैसा टाइप का सिनेमा करना है जहाँ पे लोग मुझसे रेजोनेट कर पाए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो नॉर्मल यूथ हो, चाहे वो बड़े बुजुर्ग हो, सब मुझसे मेरे काम से कनेक्ट कर पाए। एंड मंडली ही एक ऐसा टॉपिक था जो मुझे नहीं पता, तो आई वांटेड टू डू इट ताकि बाकियों को भी पता चले, मैं एक माध्यम बन सकूं कि वो एक मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ये फिल्म वहां तक पहुंचे और लोगों को इसके बारे में पता चले। तो एक और नेक्स्ट सवाल है आपसे, जी क्योंकि ये रामलीला रामायण से जुड़ी है, जी तो मैं चाहता हूं कि खैर राम तो सबके ही फेवरेट हैं, जी। राम के अलावा आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है रामायण में और क्यों? मेरे तो श्री राम ही फेवरेट है। ओके, एंड क्यों? व्हाट इज द रीजन? मतलब मेरे हिसाब से जो हम बोलते हैं 14 साल का वनवास हो, वो जिस तरीके से उनका वो जो पेशेंस और प्रेजर्वेरेंस, या कई बार आजकल के टाइम पे लोग बहुत इम्पल्सिव हो जाते हैं, जल्दी स्नैप कर देते हैं, उनके अंदर जो ठहराव था, जो धैर्य था, बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे इंस्पायर करती हैं कि आपको पता है रावण के बारे में। मतलब लोग बताते थे ना कि आपके शत्रु ये हैं, इतने शक्तिशाली हैं, जिसे हमने फिल्मों में देखा है और रामायण में भी देखा है, बट उनको किसी चीज ने रोका नहीं, उनको खुद पे फेथ था। तो वो जो खुद पे फेथ था और उसके बाद उन्होंने उस टाइम पे जो वेपन्स का इस्तेमाल करके जिस तरीके से जीत प्राप्त की, वो चीज मुझे सिखाती है कि इट डज नॉट मैटर कि आपके सामने वाला कितना शक्तिशाली है, अगर आप सही हो तो खुद पे विश्वास रखो, आप जरूर विजय प्राप्त करोगे। सेम क्वेश्चन टू यू राकेश जी, कि खैर राम तो सबके मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम के अलावा आपको सबसे इंस्पायर कौन सा जो कैरेक्टर रामायण में जो इंस्पायर करता है? हनुमान जी। क्यों? उसके सबसे बड़ा रीजन ये है कि एक तो ये कहा जाता है और ऐसा है भी कि वो शिव जी के ही अंश हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़े शिव हैं, उसके बाद ही मतलब कि सब
वहीं से शुरू होता है, वहीं शिव ही आदि है, शिव ही अनंत है। तो वो इस वजह से भी है। और दूसरी बात कि जो एक डेडिकेशन होना चाहिए, जो एक किसी भी रिलेशनशिप को लेकर के या किसी भी आस्था को लेकर के या अपने विश्वास को लेकर के जो होना चाहिए, जो विश्वास हनुमान जी का श्री राम जी में था, जो विश्वास उनका माता सीता में था, जो विश्वास उनका लक्ष्मण में था, जो वही विश्वास यदि हम अपने अंदर अपने हर काम में, अपने रिलेशनशिप में, अपने उसमें रख लें, तो मेरे ख्याल से, क्योंकि श्री राम जी तो नो डाउट, मतलब कि आपका सवाल था कि उनके अलावा बिल्कुल, तो उनके अलावा तो सिर्फ मुझे हमेशा वो इंस्पायर करते हैं, क्योंकि जो डेडिकेशन, जो विश्वास और जो अपने काम को लेकर के और सबसे बड़ी काम को लेकर के जो फोकस है आपका, जो उनका था। और अच्छी चीज ये कि उसका गुमान ना होना, कि जो वो करते थे उनको खुद भी नहीं, इसीलिए आप तो खैर बहुत इतने बड़े ऑथर हैं, आपको इतना अच्छा पता ही होगा कि उनको याद दिलाना पड़ा था कि भाई तुम एक छलांग नहीं है जो पहुंच सकते हो। बिल्कुल। इसको अगर हम देखें तो ये हमें ये बताती है बात कि भाई कि तुम्हें अपनी ताकत का, चलो तुम्हारे अंदर ताकत है, लेकिन उसका गुमान ना हो, अंदाजा ना हो, जब जरूरत हो तो तुम उसका इस्तेमाल कर सको। राइट। तो हनुमान जी में जितनी गुणवत्ताएं हैं, जितनी गुण हैं, जितनी उनमें, वो मुझे लगता है कि श्री राम जी के बाद मुझे लगता है वो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। और ऐसा लगता है कि अगर कोई आपका सच्चा साथी, कोई आपका सच्चा मददगार हो सकता है तो वो हनुमान जी। इसीलिए उनके आप चालीसा में भी पढ़ेंगे तो आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी कि आप अगर किसी समस्या में होंगे, किसी प्रॉब्लम में होगा, तो आपका गला चोक कर जाएगा, गला भर आएगा और आपको लगेगा कि बस अब ये आ गए, यही संभालेंगे। वो एक्चुअली फील होती है उनकी पावर। बिल्कुल। सो आंचल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसा आपका तो रोल रहा है, बहुत बड़ा रोल रहा है मंडली में, तो ऐसा कोई सीन आया जहाँ पे आप इमोशनल हो गए, या तो आपका हो या तो किसी और का किरदार हो, जहाँ पे आपने सोचा कि ये इमोशनल हो गई आप? हुआ है, 2-3 बार हुआ है। थोड़ा सा उजागर करेंगी थोड़ा? तो जैसे सर ने बताया कि बंटी के माध्यम से आपको पता चलेगा कि जो एक्टर्स हैं, जो मंडली में परफॉर्म करते हैं, वो अपनी निजी जिंदगी में एक ऐसी मेन एलिमेंट को मिस कर रहे हैं जो कि वो ऑन स्टेज तो परफॉर्म करते हैं, लेकिन खुद के पर्सनल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना भूल जाते हैं। तो जब क्लाइमैक्स में, उसके बारे में ज़्यादा नहीं बात कर पाऊंगी अभी इस वक्त, बट एक ऐसा टाइम आता है जब बंटी को, बोलते हैं ना, कंट्रोल लेना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है कुछ ना कुछ। तो वो जो सीन था मेरे लिए, जब मुझे परफॉर्म करना पड़ा, आई रिमेम्बर मुझे सर ने ज़्यादा इसके बारे में बोला नहीं था कि आपको कैसे परफॉर्म करना है, क्योंकि उनको विश्वास हो चुका था कि ये लड़की जो यहाँ है वो बंटी बन चुकी है। उन्होंने बस मोटा मोटा बता दिया था कि ये जो डायलॉग है, इसका ये इमोशन है, नाउ यू टेक इट फॉरवर्ड। तो जब मैंने वो पूरा मोनोलॉग बोला था, एक वन टेक में वो पूरा काफी बहुत ही मतलब कि क्या कहेंगे, बहुत सारे उसमें इमोशंस हैं, जिसमें मतलब कि वो उसका सारा जितना भी आप सार कह लें पूरी कहानी का, करेक्ट, एक्चुअली वो पूरी फिल्म किस बारे में है और क्यों है, और क्यों, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, वो जो चीज वो इनके किरदार के थ्रू निकल के आती है, तो बेसिकली वो पूरी फिल्म है। हाँ, करेक्ट। तो उस एक डायलॉग में प्यार भी है, डर भी है, गुस्सा भी है, बहुत कुछ भरा हुआ है जो निकल रहा है। और वो एक उस डायलॉग को मैं एक टोन में नहीं ले सकती थी, पर मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कैसे लूंगी, क्योंकि मैं बंटी बन चुकी थी। मैंने बस पढ़ा और मैं बोलती गई, और जैसे ही मैंने कट सुना, मैंने इनकी तरफ देखा, इनका थम्स अप देखा, और मेरे एक्चुअली आंखों में आंसू उसका सिर्फ थे। हमने एक ही शॉट लिया था, दूसरा शॉट ही नहीं हुआ, क्योंकि वो उसका दूसरा हुआ नहीं। अंदर से मैं खुद इतनी भरी हुई थी कि वो निकल आया। तो फॉर मी दैट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट। और इसके बारे में बताइए कि जो बेस्ट, खैर वो एक तो इमोशनल था जी, लेकिन बेस्ट मोमेंट कौन सा था ये पिक्चर के लिए जो आपने रोल किया? बेस्ट
सर बहुत प्यार से देख रहे हैं आपको। I can feel that pressure now. मेरा वाला इसका वाला बेस्ट मोमेंट सेम तो नहीं। हाँ। अच्छा, आपका भी नहीं, बेस्ट आपसे है? पूछूंगा, पहले इनसे पूछ लेता हूँ। सर अब आप ही बता दीजिए। नहीं पहले आफ्टर यू, लेडीज फर्स्ट। तो अब आप फिर उसके बाद बताएंगे कि आपको मेरा बेस्ट सीन कौन सा लगता है। अरे चलिए बताओ। ओके, मेरे लिए ना हर एक चीज ऑर्गेनिक होना बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी मुझे जब पूछता है कि इस किरदार के लिए आपने क्या मेहनत की, क्या ढलने के लिए क्या क्या किया, तो मुझे ऐसा लगता है मेहनत एक बहुत ऊपर का वर्ड है। आप किरदार के बारे में पढ़ते हो, इफ यू आर लकी इनफ टू गेट अ डायरेक्टर लाइक हिम, देन यू हैव अमेजिंग वर्कशॉप्स, और जब तक आप सेट पे पहुंचते हो आप वो किरदार बन चुके होते हो। मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क था किचन में घुसना, और ये सर को पता है, क्योंकि इसमें कोई ऐसे प्राउड होने की बात नहीं है, शर्म वाली बात है, पर मुझे जब तक मैंने ये फिल्म की उससे पहले तक पानी भी उबालना नहीं आता था। और बंटी एक ऐसी लड़की है जो चाय बनाती है, शादी के बाद सब आता है। हाँ, खाना बनाती है, सब करती है। तो मतलब जो 25 दिन हमारी वर्कशॉप्स हुई थी, सर ने डेली प्रोडक्शन हाउस के ऑफिस में मुझसे चाय बनवाई है 2 बार। जैसे ही लगता चाय था बना रही है गाइस कि ब्रेक है, तो बोलते थे आप जाइए, आप चाय बना कर आइए हमारे लिए। सब लोग अपनी अपनी चीनी की मात्राएं भी बता देते थे कि ये इतनी पिएगा, इतनी पिएगा। करेक्ट। तो मेरे लिए जिस दिन हमने एक सीन शूट किया था जहां पर जो मेरे पार्टनर है पुरु, वो मुझसे बात कर रहे हैं, वो किचन के उस तरफ है, मैं किचन के इस तरफ हूँ, और मैं उनसे बात कर रही हूँ, और एक्चुअली मैं सब्जी काट रही हूँ, और मैं कुकर में कुछ कर रही हूँ, और मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, और मैं इट्स अ कॉन्वर्जेशन जहां पर मैं उनको सुन रही हूँ, खाना भी बना रही हूँ, और मैं जो बोलने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं उन्हें हर्ट ना हो जाए, मैं इनडायरेक्टली बोलती हूँ, और वो सब कैलकुलेशन भी हो रहे हैं। जब मैंने अपने आप को मॉनिटर में देखा, तो मैंने कहा वाह बेटा, कोई नहीं बोल सकता कि तू किचन में अभी गई है। वो जो एक धर्म पत्नी वाला जो अंदर आ जाता है ना, कि ऑर्गेनिकली ये भी हो गया, चौंक भी लगा दिया, ये भी कर दिया, वो दिख रहा था मेरे अंदर, एंड दैट डे आई वाज प्राउड ऑफ माय सेल्फ। तो मेरे लिए वो बेस्ट था। अब आप बताइए, अब आपकी सेम चांस क्वेश्चन टू यू सर। मेरा तो सबसे बेस्ट मोमेंट था जिस दिन ये मिली और फाइनल हुई। उस दिन से मेरा बेस्ट मोमेंट शुरू हो गया था। दैट वाज द एंड ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू कि मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि जिस दिन बंटी के रोल में ये फाइनल हुई, द डे शी केम एंड जिस तरीके से इसने सीन रीड किया और एक छोटी सी परफॉर्मेंस दी, मैंने कहा हो गया काम, जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू सर। उस दिन वो मेरा सबसे बेस्ट मोमेंट था। थैंक यू। और उसके बाद तो फिर सब अच्छा ही हुआ, मुझे लगता है। सर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जी सर। अभी हाल ही में एक रामायण के ऊपर फिल्म आई थी रिसेंटली, तो किस तरह से पब्लिक ने उनको गालियां दी एंड एवरीथिंग, तो ये एक तरह से रामायण का टॉपिक चूज करना भी एक रिस्क है, क्योंकि लोग सेंटिमेंटल हैं, सेंटिमेंटल होते हैं, अगर कुछ जल्द चाहिए। हाँ, मतलब क्योंकि जो उनसे हमारी बहुत सारी आदर्श और चीजें जुड़ी हुई हैं। हाँ, जी। तो उसमें मेरा क्वेश्चन ये था कि लोग सेंटिमेंटल होते हैं, जरा सा भी आपसे गड़बड़ हो रही तो आपको फिर गालियां आएंगी, आपको थ्रेट्स आएंगे एंड एवरीथिंग शुरू हो जाएगा आपके ऊपर। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा रिस्की काम भी आपने किया, क्योंकि रामायण पे एक फिल्म बनाना, एक रामलीला के ऊपर, मंडली के ऊपर फिल्म बनाना, तो ये आपको कैसे कैसे चैलेंजिंग लगा? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो मुझे लगता है कि मेरे लिए था कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी गलत चीज उस वक्त ना हो जिस वक्त हमारे किरदार मंच पर उस स्वरूप में हो। यानी राम, लक्ष्मण या सीता जी, या उस स्वरूप में जब हमारे किरदार हों, तो कोई भी ऐसी चीज ना करे जो कि किसी के सेंटिमेंट्स को, क्योंकि मेरे खुद के सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे उससे। तो जो चीज़ मुझे ही पसंद नहीं है वो मैं कैसे स्क्रीन पे ला सकता हूँ। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि जो भी एक्टर उसको कर रहा है वो उसकी जो मर्यादाएं हैं उनको उसका पालन करते हुए करे। और दूसरा जो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि रामायण जो है वो बहुत सारे लोगों ने, आपने जैसे शुरू में भी कहा कि लोग नहीं पढ़े हैं उसको, नहीं जानते उसके बारे में। और जिस रामायण पे हमारी ये रामलीला आधारित है, आपको हैरानी होगी कि वो नेपाल के राइटर ने लिखी है, लेखक ने, और हिंदी और उर्दू मिक्स्ड है। और वही रामायण पूरे भारत में सबसे ज्यादा खेली जाती है और वही चलती है।
जिस मंच जो रामलीला हम लोग इसमें जिसके ग्लिम्स दिखाने वाले हैं, वो जिस किताब पर है आधारित, वो किताब नेपाल के राधेश्याम कथावाचक साहब ने लिखी है। और आपको हैरानी होगी जानकर कि पूरे भारत में इसी किताब को आधार मान करके ये रामलीलाएं जितनी भी होती हैं हमारे यहाँ, हिंदी उर्दू दोनों इसमें मिक्स हैं लैंग्वेज। अच्छा, ओके। कि हमारी फिल्म में अगर जो आपने ट्रेलर में डायलॉग भी देखा होगा, संवाद है जो पहला, कि अच्छाई का बुराई पर अब डंका बजने वाला है, वो नौका डूब नहीं सकती जिसका राघव रखवाला है। ये उसी रामायण की लाइन है और यही पूरे है जो उत्तर भारत में या पूरे भारत में खेली जाती है। तो मेरा मकसद था कि ये जो एक हमारी जो पूरी संस्कृति है, जो पूरा कल्चर है, इसको कैसे मैं सामने लाऊं। सर, बताया जाता है कि राम जी जब वन से गए थे तो अकेले गए थे, अपनी पत्नी और भाई के साथ गए थे, और जब वापस लौटे तो पूरी भालू सेना, वानर सेना और पुष्पक विमान, एक उनका अलग ही कैरेक्टर आता है। और उनका एक पारिवारिक वो साइड भी है, एक इमोशनल, कितना वो अपने जो है पिता से प्यार करते थे, अपनी माता से प्यार करते थे, पत्नी से भी प्यार करते थे, सभी से प्यार करते थे। राम यानी सबके थे। राम राज्य बताया जाता है। राम राज्य का मतलब होता है भाई सब कुछ अच्छा चल रहा हो, धर्म से, अर्थ से, सब कुछ अच्छा चल रहा हो। सबसे बात आती है पारिवारिक की, जैसे आजकल के जो सीरियल्स हैं, बताया जाता है कि उसमें भाभी के साथ रिलेशनशिप हैं, जो हमारे यहाँ जो कल्चर में बताया जाता है कि भाभी जो है माँ समान है। जैसे लक्ष्मण वाल्मीकि की रामायण में एग्जाम्पल बताया जाता है कि लक्ष्मण जी ने कभी भी जो है ऊपर नहीं देखा, जो हमेशा जो है वो बताते हैं कि मैंने सिर्फ भाभी जी का चरण देखे हैं। तो ऐसे टाइम पे पारिवारिक के ऊपर प्रश्न आऊँगा कि ये परिवार के लिए क्या परिवार बैठ के देख सकती है फिल्म, और क्यों देखना चाहिए, परिवार को मिलके क्यों देखना चाहिए ये फिल्म? मैं आंचल जी से शुरू करता हूँ, फिर उनसे। ये कोई भी देख सकता है, चाहे वो बच्चा हो, युवा का हो या बड़े बुजुर्ग हो। आप सब परिवार इस फिल्म को देख सकते हैं और आपको मजा आएगा। क्यों देखना चाहिए? क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। जैसे सर ने बताया कि ये सिर्फ हम रामलीला नहीं दिखा रहे हैं जो कि आप मंच पे देखेंगे, उस पे आधारित है। रामलीला में जो परफॉर्म करने वाले एक्टर्स होते हैं, ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन जो मतलब उनकी निजी जिंदगी में क्या क्या चलता है उसके बारे में बताया गया है। और जैसे एक फिल्म में होता है ना फुल मसाला एंटरटेनर, वो कहीं कहीं पे आपको वैसी चीजें भी दिखेंगी। हमने ओवर द टॉप कुछ भी नहीं किया है, झूठ कुछ भी नहीं दिखाया है, जो भी दिखाया है सच दिखाया है, विच इज वाई हमने रियल लोकेशंस में शूट किया है। तो या मतलब बिल्कुल रियल लोकेशंस, बिल्कुल सेटअप वाज एज रियल। कई बार हम शूट करते थे और सच में लोग आ जाते थे ये देखने की अरे रामलीला चलने वाली है, तो उनको लगता था कि हम सच में दिखा रहे हैं, विच वॉज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर अस। तो जो चीज आप मंच पे देखते आ रहे हैं बचपन से, अब आप वो बड़े पर्दे पे देख सकते हैं विद नाइस साउंड सिस्टम एंड एवरीथिंग। तो व्हाई नॉट, दैट इज माय थिंग। मुझे रामानंद सागर की रामायण याद आ रही है। जैसे उन्होंने लोकेशन एकदम बताया कि एकदम रियल टाइप, उन्होंने पूरा रियल टाइप बनाया, लंका रियल लगी उसमें, सब कुछ जैसे जनक का जो मिथिला वो रियल लगा, अयोध्या रियल लगा, सब कुछ वहाँ रियल लगा। तो आप भी वैसे ही, तो आई डोंट नो आई एम एग्जैगरेटिंग और नॉट भाई, अगर उस लेवल का अगर आप जा रहे हैं तो फिर भाई ये तो माने ये तो अमर हो जाएगी फिर आपकी ये फिल्म। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये आपके समय जबान पे माँ सरस्वती विराजमान हो तो ये बनाएंगे। सर सेम क्वेश्चन टू यू सर। जी, मुझे तो बेकी इसका बहुत ही बढ़िया जवाब जो मेरे जहन में आ रहा है, एक जो सही जवाब कि किसी परिवार को क्यों देखनी चाहिए, क्योंकि ये परिवार की ही कहानी है। ओके। एक लड़का है जो निकलता है और कैसे उसकी जिंदगी में परिवार से बिछड़ के मंच पे जो होते हैं उसकी चीजें, और परिवार एक जो मंच पे रामलीला करता है, कैसे वो परिवार उस मंच से दूर हो जाता है किसी वजह से, और कैसे वो लड़का अपने पूरे परिवार को वापस मंच पे लेके आता है। तो उस दौरान वो क्या क्या देखता है, उसकी लाइफ में क्या होता है, उसकी लाइफ में एक लड़की आती है, वो कैसे उसके परिवार का हिस्सा बनती है।
वो कैसे उसको परिवार को वापस लाने में मदद करती है, क्या उसके एफर्ट्स होते हैं, जिन चीज़ों को कभी कभी हमारी लाइफ में एक बहुत अजीब चीज़ होती है कि जब तक हम अकेले होते हैं ना जिंदगी में, कोई खास करके लड़के, उनको परिवार की उतनी अहमियत नहीं समझ में आती जब उनकी लाइफ में कोई एक लड़की आती है और उसके द्वारा उनको पता चलता है कि यार कि रिलेशनशिप का एक्चुअली मतलब क्या है। चाहे वो माँ बेटे का हो, चाहे बाप बाप बेटे का हो, चाहे भाई भाई का हो, वो जो हमारी ज़िंदगी की महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां हैं, वो हमको एक्चुअली एहसास दिलाती हैं कि रिश्तों की वैल्यू क्या है। तो वो जो एक बहुत बड़ा पिलर होती हैं हमारी ज़िंदगी का, तो वो किस तरीके से हमारे परिवार को जोड़ के रखने का काम करती हैं, वो इस फ़िल्म की बहुत बड़ी खूबसूरती है। ये मुझे लगता है कि ये आज के ज़माने में जिस तरीके से, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो जो दिखा रहे हैं उसके पीछे लोग क्या सोच है उनकी क्या है, लेकिन जिस तरीके से लोग भूल गए हैं परिवार की वैल्यू को, कि कैसे वो मैंने इसमें लाने की कोशिश की है। तो इसलिए परिवार की ही फ़िल्म है, परिवार सपरिवार देखें और अपने परिवार को उसमें ढूँढने की कोशिश करें। सर एक और क्वेश्चन आता है, जी। क्या सारे उम्र के लोग देख सकते हैं, यानी बच्चे से लेके मिडिल एज से लेके वृद्ध लोग सारे देख सकते हैं ये फिल्म? जी हाँ, मेरे हिसाब से सब देख सकते हैं, लेकिन सेंसर ने यूए दिया है। सेंसर के हिसाब से, बट व्हाट इज द रीजन? मतलब उसमें कुछ एक चीज़ें हैं जैसे जो मैं वो स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा, हाँ ठीक है। लेकिन वो ऐसी नहीं है कि सेंसर ने जो यूए दिया उसमें आप अपने पेरेंट्स के साथ जाके बैठ के देख सकते हैं। अगर आप सपरिवार जा रहे हैं तो यू आर अलाउड। ओके। 14 साल के ऊपर के जितने भी बच्चे हैं वो सभी देख सकते हैं अपने परिवार के साथ जा कर के, क्योंकि कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं, अब जैसे सीधी सी बात है कि आप कहीं शराब पीते हैं तो अब वो छोटे बच्चों के सामने बैठ के 14, वो गलत बात है। लेकिन कहानी की कुछ एक चीज़ें ऐसी होती जिनको हमको पर्दे पे लाना ज़रूरी होता है ताकि उसकी ऑथेंटिसिटी बनी रहे। ओके। तो ये है। ओके। तो सर ऑथेंटिसिटी की बात की आपने, तो क्या आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हो कि आपने जो रामलीला की वो एकदम ऑथेंटिक है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये ऑथेंटिक है? What is the मैं reason? इसलिए इसको ऑथेंटिक, बहुत ही मज़ेदार सवाल आपने पूछा है। हमारी पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जहाँ तक मेरी रिसर्च है और जहाँ तक मैंने इसके बारे में पता किया है, कुल जमा 6 या 7 फिल्में ऐसी हैं जिनमें रामलीलाओं का ज़िक्र है या उनके बारे में छोटी-छोटी चीज़ें दिखाई गई हैं। और उनकी कहानियों की वजह से जो एक्चुअली जो बहुत ही रियल रामलीला होती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो उसको नहीं दिखाना चाहते थे, लेकिन उनकी जो कहानी की डिमांड थी वो उस तरीके से उसको पर्दे पे नहीं वो लाए हैं जैसी कि एक्चुअली होती है। जो उसका रॉ कह लें हम, उसका जो होता है और जो उसकी खूबसूरती होती है कि जो आप दोहा चौपाई को सुनते हैं, जो संवाद होते हैं, जिस तरीके के, जैसे कि मैंने बताया आपको कि अच्छाई का बुराई पर अब डंका बजने वाला है, वो नौका डूब नहीं सकती जिसका राघव रखवाला है। तो अब इस 2 लाइन में ही इतना जोश है और इसमें ऐसी कोई शब्द नहीं है जो आपको समझ में ना आए। करेक्ट। तो इस तरीके की छोटी-छोटी चीज़ें हमने संवादों में और मंच पर होने वाली रामलीलाओं पे डाली है। क्योंकि होता क्या है कि जो हमारा प्रोफ़ेशन होता है, हम अक्सर अपनी बातचीत में उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो वो हमारा किरदार, अब कोई अगर क्लर्क है, तो वो उसकी लैंग्वेज वो अलग होगी पैसे गिनने वाली, भाई मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। कोई पंडित जी हैं तो बोलेंगे भाई कि प्रभु की इच्छा से हिसाब से ये, प्रभु की इच्छा से ये होना चाहिए। तो वो हमने किरदारों में वो सच्चाई लाने की कोशिश की है कि वो मनोरंजक भी हों और वो देखने पे लगे कि हाँ, ये तो हमारी डे टू डे लाइफ में हम देख चुके हैं इनको। और उसके लिए कॉस्ट्यूम, सेट और एक्टर्स की भाषा पर, संवाद पर, उनके चलने, उठने, बैठने, हर चीज़ को लेकर के बहुत काम किया है। इसीलिए हम उसको बहुत ही नज़दीक में मान रहा हूँ कि ऐसी फ़िल्म, और आप ट्रेलर में देख सकते हैं कि हर कोई, जितने भी मुझे अभी तक कमेंट्स मिले और जहाँ भी आप देख लें सोशल मीडिया में कहीं भी, हर जगह आपको यही मिलेगा, सब कह रहे हैं कि ये पिक्चर बहुत ही अलग, आउट ऑफ द बॉक्स और रियल और करेक्ट और मनोरंजक लग रही है। तो ये मेरी जीत है और आई एम कंप्लीटली एंड 100% कॉन्फिडेंट अबाउट इट। सर जैसे आपने बताया कि ट्रेलर इतना अच्छा गया है, मैंने इतना प्रोत्साहन मिला है आपको और लोग एक्साइटेड हैं, पहले से ही बुकिंग करने के लिए एक्साइटेड हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपका उद्देश्य
कि इस फिल्म के लिए क्या अर्थ आपका उद्देश्य है कि कुछ मैसेज पर पहुंचाना चाहते हैं? अगर मैसेज पहुंचाना चाहते हैं तो क्या मैसेज आप पहुंचाना चाहते हैं लोगों तक? इसका एक जो बहुत जो मैं शुरू में भी मैंने आपको बताया सर कि हमारी फ़िल्म जो है वो रामलीला बेस्ड है, जिसके बीच में अक्सर लोग धन की वजह से कमाने के चक्कर में या दूसरे कारणों से हम्म, बीच में आइटम सॉन्ग्स कराते हैं। हम्म, जो इस फिल्म का मेन मुद्दा है, जो कॉन्फ्लिक्ट है हम्म, कि हर किसी एक काम की गरिमा होती है। अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, हमारा एक पर्पस है इसको लेकर के। हम्म, अभी कोई यहीं आकर के दारू की बोतल खोल के बैठ जाए, कहे कि चलो पार्टी करते हैं, हम्म, तो वो क्या हमारे हमारे आपके दिल पे क्या गुजरेगी? तो ये उसी चीज को है कि हर काम की, हर चीज की एक गरिमा होती है, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। चाहे वो आप लिख रहे हो, चाहे आप सिनेमा बना रहे हो, चाहे मंच पर हो, और चाहे आप एक बैंक में क्लर्क की नौकरी कर रहे हो। ये मेरा उद्देश्य है कि वो जो रामलीला हो रही है, उसकी गरिमा को ना तोड़ा जाए, उसकी मर्यादा का पालन किया जाए, और जो उसकी खूबसूरती है उसको बने रहने दें। वो ताकि हमेशा-हमेशा, क्योंकि उसमें वैल्यूज़ की बात हो रही है, उसमें अच्छी चीज़ों की बात हो रही है, उसको लें, उसको आप करप्ट ना करें। करेक्ट। सर, आपने जो बता रहे थे आप एक्टर्स के बारे में, जितने जो एक्टर्स कर रहे हैं, जो राम का किरदार कर रहे हैं, फिर आंचल जी भी हैं, सीता हैं, सब लोग हैं। तो क्या आपने कुछ पहले से सोच के रखा था, नहीं मेरे को राम का रोल इसी को देना है, लक्ष्मण का रोल इसी को देना है, फिर रावण का रोल इसी को देना है, इसको कुछ ऐसे आपके माइंड में था कुछ कि ऐसे ही बस ऐसे ही अच्छा लगा तो मैंने कर दिया? एक्चुअली ये भी मज़ेदार सवाल है हुँ, कि ऑनेस्टली इसके बारे में बोलूँगा कि लेखक जब लिख रहा होता है, हुँ, तो एक छवि होती है उसके मन में लिखते समय। हुँ, मोस्टली मेरे ज़हन में जो लिखते समय होती हैं, जो किरदारों की जो मैं गढ़ रहा होता हूँ, हुँ, मोस्टली मैं उनमें अपने आप को देख रहा होता हूँ। हुँ। क्योंकि अभिनेता हूँ ना, आई तो लव द ऑनेस्टी। मैं उसमें देख रहा होता हूँ कि यार इसको मैं करूँगा तो ऐसे करूँगा। मैं ही हीरो होता हूँ, मैं ही विलेन होता हूँ, मैं ही माँ होता हूँ, मैं ही बाप होता हूँ, मैं ही चाचा, मैं ही भाई। बस उसमें फ़र्क इतना मैं कर रहा होता हूँ कि सब में कॉमन ये ना लगे कि ये सब तो एक ही लोग कर रहे हैं। तो उनको मैं अपनी जो मेरी एक्टिंग की स्किल्स हैं, जो मैं एक किरदार को पकड़ने के लिए करता हूँ, वही मैं राइटिंग में इस्तेमाल करता हूँ। ताकि हर किरदार की लैंग्वेज, हर किरदार का उठना-बैठना, पहनावा, वो सारी चीज़ें एक-दूसरे से अलग भिन्न अलग। लगें, और वो अपने आप में अलग एक उनकी अपनी एक आइडेंटिटी स्टैंड आउट हो। तो मेरे मन में हमेशा मेरी ही छवि होती है देखते हुए। आज लास्ट क्वेश्चन दोनों से, आंचल जी आपसे शुरू करूँगा। आपकी फ़िल्म पब्लिक क्यों देखे? ऑडियंस को क्यों देखे? आप क्या मैसेज देना चाहती हैं ऑडियंस को? वाओ, क्यों देखे? क्योंकि बहुत प्यार से बनाई है, बहुत मेहनत के साथ बनाई है। ये एक ऐसा सिनेमा नहीं है जहाँ पे आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जहाँ पे आपको लगेगा अरे ये तो फैक्ट्स नहीं है, ये क्यों दिखा दिए, ये कैसे दिखा दिए। हर एक चीज़ में एक यस फिक्शनल है, लेकिन हम किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम आपको एक ऐसे रूटेड कल्चर के बारे में बताना चाहते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से, जिसके बारे में जानकर आपको खुशी होगी कि अगले साल से क्या पता, हु नोज, मुंबई जैसे शहर में भी रामलीला होने लग जाए। होती है। होती है? हाँ, मैंने मुंबई में देखी रिसर्च घाटकोपर के में टाइम होती पे। है। ओह यहाँ लवली। 7 बंगले में होती है। हुँ, मेरे मैंने भी देखा। जहाँ जिस एरिया से मैं आती हूँ, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको तो ये वर्ड ही नहीं पता रामलीला। आई वांट कि ये एक ऐसी चीज है जो हर पैन इंडिया, हर जगह हाँ, फैले, क्योंकि एक बहुत सुंदर कल्चर है। एंड आप चाहे बच्चे हो, आप चाहे युवा हो, चाहे आप बड़े बुजुर्ग हो, आप ये फिल्म देख सकते हो और आपको अच्छा लगेगा। आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी कैरेक्टर से कनेक्ट जरूर कर पाएंगे, ये मेरा दावा है। इसलिए आइए देखिए, हमारी फिल्म 27 तारीख को रिलीज हो रही है। 27 अक्टूबर। हाँ Yes. जी। सर सेम जी। क्वेश्चन टू यू। हाँ। पब्लिक को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो क्यों आपकी फ़िल्म देखे? क्यों जाके थिएटर में जाके देखे? हम पर्सनली मैं चाहता हूँ, मैं एक्चुअली लोगों को प्राउड फील कराना चाहता हूँ, खुद नहीं। हुँ, मैं चाहता हूँ कि आप आकर के अपने ऊपर प्राउड फील कीजिए इस फ़िल्म को देख कर के, हुँ, कि एक्चुअली आपके पास क्या है। और ये
जैसा कि आंचल ने दावा किया कि उस दावे को मैं और मजबूत करना चाहता हूं कि ऐसी फिल्म इसके पहले नहीं बनी है। बाद में हो सकता है और भी कोई इस सब्जेक्ट पे करे, लेकिन ये फिल्म रामलीला के कलाकारों को लेकर के और असल में ऐसी फिल्म जिसमें मनोरंजन के सारे तत्व मिले हों। आप सोचिए आयुष भाई कि वो रामलीला जो रात रात भर चलती है और लोग देखते हैं कई जगहों पर। हालांकि जिस विषय पे मैंने बनाई है वो कुछ जगहों पे होती हैं, उनको मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी लोग ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे रात रात भर चलती, जब उसमें इतना मनोरंजन है तो सोचिए मैं उसको 2 घंटे में कितना समेट पाया हूँगा। तो मैं उस धरोहर पे और उस कल्चर पे आपको प्राउड फील कराना चाहता हूँ जी कि आइए और गर्व महसूस कीजिए और ये देखिए कि ऐसी फिल्म पहले क्यों नहीं बनी इस सब्जेक्ट पे। सर लास्ट क्वेश्चन हाँ जी। मैं पूछना चाहूंगा जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी, प्लीज। मंडली नाम ही क्यों चूज किया सर? हाँ, ये मुझे बहुत दिनों तक इसका टाइटल नहीं मिल रहा था। मैं जब शुरू बट में कब आपको दिमाग में आया कि मंडली रखने का? क्योंकि रामलीला भी रख सकते थे आप, तो मंडली क्यों रखा बिल्कुल आपने? चक्कर क्या है कि इस फिल्म का कॉन्फ्लिक्ट जो है एक परिवार है, जैसा कि ट्रेलर में है कि वो परिवार किसी एक प्रॉब्लम में फंसता है और वो मंडली चलाने वाली पूरी मंडली बंद हो जाती है। तो ये मंडली के बंद होने और उसके फिर से रिवाइव होने, पुनर्जन्म होने की कहानी है। ये सिर्फ एक किसी मेन प्रोटैगनिस्ट की नहीं है। उस मंडली में बहन है, बेटी है, माँ है, बाप है, भाई है, एक नई एंट्री भी है उसमें, उस परिवार में। तो मेरा ये कहना है कि हमारा एक परिवार भी जो कुनबा होता है ना, उसको हम मंडली भी कह सकते हैं कि तो मंडली परिवार को भी रिप्रेजेंट करता है। और जिस थिएटर ग्रुप में मैं काम करता हूँ उसका नाम मॉटली है और मॉटली का हिंदी में अर्थ भी मंडली होता है। बहुत जगहों पे आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो ये मेरा ट्रिब्यूट है मेरे अपने थिएटर, अपने गुरु को भी, जिनके साथ मैं मिस्टर नसीरुद्दीन शाह साहब के साथ काम करता हूँ। और ये मेरे ट्रिब्यूट है रामचरितमानस को, मेरे अपनी बचपन की यादों को। तो मैं पूरे उन सभी परिवारों को मंडली मानता हूँ जो अपने परिवार को जोड़ के साथ में रखना चाहते हैं अपने हर काम में, इसलिए मंडली नाम है इसका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग जो है परिवार सहित जाएं और इस मूवी को देखें। मैं चाहता हूँ कि सह परिवार आप जाएं और उस मूवी को देखें और ज़रूर फीडबैक भी दें सर को। और सर की नेक्स्ट फिल्म भी आएगी तो हम उसके लिए इंतज़ार करेंगे सर। फिलहाल तो हम लोग पिक्चर के लिए इंतज़ार करें 27 के लिए। मैं तो 27 अक्टूबर है। हाँ 27 में मैं जाऊँगा ज़रूर, मैं सह परिवार जाऊँगा और आप सब भी जाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सभी को प्रणाम। नवरात्र चल रहे हैं, 2023 का साल है। नवरात्र 9 दिन के बाद विजयदशमी यानी दशहरा। दशहरे के बाद क्या आता है? दशहरे के 20 दिन बाद आता है दिवाली। क्यों मनाते हो दिवाली? रावण दहन के बाद, क्योंकि उस दिन राम पहुँचे थे अपने घर अयोध्या। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग सी आपको बात बताता हूँ। भारत के पहाड़ों में एक छोटा सा गांव है जहाँ दिवाली के दिन नहीं मनाई जाती। वहाँ दिवाली मनती है दिवाली के 11 दिन बाद। नहीं, मैं 11 की बात नहीं कर रहा हूँ। उनकी 11 दिन के बाद और 11 दिन बाद उनका 11 होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि राम अयोध्या पहुँचे, उसकी खबर उस गांव को राम के अयोध्या पहुँचने के 11 दिन बाद लगी। वो आज तक उस प्रथा को निभा रहे हैं और वो आज भी दिवाली के 11 दिन बाद दिवाली मनाते हैं। पर ये सारी बात अयोध्या से होके उस पहाड़ के गांव तक, सारे बाकी के गांव तक, देवभूमि पूरे भारत तक, उस समय जब सब चीज़ें लिखी नहीं जाती थी, पहुंची कैसे? वो पहुंची मंडली के द्वारा, रंगमंच के द्वारा, जहां लोग स्टेज पे खड़े होते थे और पूरे रामायण में क्या हुआ था उसका वर्णन होता था एक्टिंग करके। उसको हम मंडली कहते हैं। बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन आज का जो शीर्षक है ना, वो आप ये मान के चलिए कि मंडली है। और मेरे साथ एक बेहद खूबसूरत महिला बैठी हैं जिनका नाम है आंचल। मगर आज हम उनको आंचल नहीं बुलाएंगे, आज हम उनको बुलाएंगे बंटी। क्या बुलाएंगे? बंटी। तो ये है आंचल। मेरा नाम है अक्षत गुप्ता, एज यू गाइज नो, आई होप यू नो। हाय एवरीबडी, माय नेम इज़ अक्षत गुप्ता। आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोइट एंड लिरिसिस्ट। और आज आई एम इन अ कॉन्वर्सेशन विद आंचल उर्फ
aka Bunty, and we are going to discuss things related to Ramayana, a few untold stories, and what is Bunty doing in a film called Mandali. Hi Aanchal. हेलो सर, हाउ आर यू? Good evening. गुड इवनिंग। नवरात्रि चल रही है और ऐसा लग रहा है कि बस आप यहाँ से उठ के ना सीधे गरबा खेलने जाने वाली हैं। वही प्लान है। वही प्लान है। For real. बेहद खूबसूरत लग रही हैं आप। थैंक यू। तो बताइए कि मंडली क्या कहानी है, मंडली क्या होती है? वैसे लोगों को पता है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि कई ऐसे भी लोग होंगे जो बिल्कुल यंग होंगे, जेनजीज होंगे, जिनको मंडली शब्द कहाँ से शुरू हुआ था और किस लिए बोला जाता है, मतलब जी। किसको डिनोट करके मंडली की बात की जाती है, जी। वो क्या होता है। अभी आपने एक पूरी फिल्म की है मंडली के नाम से, तो जी। प्लीज़ हेल्प अस आउट विद दिस इन्फॉर्मेशन। तो सर, सबसे पहले वो जो आपने कहा कि कुछ लोग होंगे जिनको मंडली के बारे में नहीं पता होगा। जी। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आई वॉज वन ऑफ देम। ओके। क्योंकि मेरी पैदाइशी हरियाणा की है, लेकिन मेरी परवरिश मुंबई में हुई है, तो मुझे रामलीला, मंडली, ये सब क्या होते हैं, मुझे इन वर्ड्स और टर्म्स के बारे में पता ही नहीं था। तो जिस समय मेरे पास ये फिल्म आई और मैंने टाइटल पढ़ा मंडली, मैंने कहा मंडली क्या होता है, व्हाट इज़ इट सपोज टू मीन? इट वाज सच एन एलियन वर्ड फॉर मी। एंड मैं तब मेरी मुलाकात हुई मेरे डायरेक्टर राकेश चतुर्वेदी ओम सर से, एंड उन्होंने मुझे एक जिस्ट दिया अबाउट मंडली, एंड उन्होंने स्क्रिप्ट के नुआंसेस बताए, एंड आई वाज लाइक, आई गॉट वेरी एक्साइटेड। आई सेड कि ये एक कल्चर है नॉर्थ इंडिया में जिसके बारे में मुझे तो क्या, बहुत सारे मेरे दोस्तों को भी नहीं पता है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बहुत लोगों को नहीं पता है। एंड आई रियलाइज़ कि मुझे ये फिल्म करनी है बिकॉज येस, ए द स्क्रिप्ट इज़ अमेजिंग, बी सबको पता चलना चाहिए एक ऐसे कल्चर के बारे में विच इज़ सो रूटेड इन आर कल्चर। तो इसलिए मैंने ये फिल्म की, एंड आई एम ग्लैड कि मैंने की। मंडली के बारे में तो मैं क्या बोलूँ, वैसे आपने ट्रेलर देखा? जी। आपको ट्रेलर कैसा लगा? तो मैंने ट्रेलर देखा, मुझे ट्रेलर देख के कुछ चीज़ें समझ में आई, उसको मैं जितने संक्षिप्त तरीके से रख पाता हूँ हाँ जी। मैं कोशिश करता हूँ। हाँ जी। कि तो मंडली बेसिकली नाटक मंडली होती है, और जब वो नाटक मंडली रामलीला करने लग जाती है तो वो रामायण मंडली, रामलीला मंडली कहलाने लग जाती है। जी। तो ये कहानी है एक ऐसी रामलीला मंडली की, जो एक कस्बे में, एक गांव में हर साल रामलीला करते हैं, और फिर कुछ गलत होता है। वो टीजर में क्लियर नहीं कि क्या गलत होता है, विच इज़ वाई आई वुड वांट टू गो एंड वॉच द फिल्म। करेक्ट। कि ये क्यों, ये जो पूरा इक्वेशन चल रहा था, ये इस मंडली का बिगड़ा क्यों। करेक्ट। तो जब वो बिगड़ता है तो उसके बाद एक फ्लैग बेयरर बनता है जो कि इस फिल्म का हीरो है, और वो डिसाइड करता है कि ये जो सब स्कैटर हो गया है मैं उसको वापस कलेक्ट करूँगा, मैं उसको उन लोगों को फिर से जोड़ूंगा, और मैं अपनी जो इतनी पुरानी धरोहर है, जो रूट्स हैं इस चीज़ का, कि कई हज़ार वर्षों से नाटक मंडली के तौर पे हर नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन को समझाया जा रहा है कि ये हुआ था रामायण में। करेक्ट। ये होता है सीताहरण, ये होता है रावण वध, ये होता है हनुमान का पहली बार राम से मिलना, ये होता है राम सेतु बनाना। करेक्ट। इस तरीके से वहाँ गए थे और सीता को वापस लाए थे। वो कैसे उस पूरी चीज़ को वापस जोड़ने की कोशिश में, उसके रास्ते में क्या परेशानियाँ आती हैं, और दूसरा कि उसका इनर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है इन विद इन द जर्नी ऑफ बीइंग स्कैटर्ड एंड देन गेटिंग द होल टीम Correct. कलेक्टेड अगेन। Correct. इफ आई यू आर एब्सोल्युटली राइट। परफेक्टली। तो एक चीज़, अब क्योंकि आपने, एंड ये बड़ी बेबाकी से इन्होंने बहुत ऑनेस्टली जवाब दिया है कि आई वाज वन ऑफ देम जिसको मालूम था कि मंडली क्या होती है। तो इस बात पे, सबसे पहले तो इस बात पे आप लोग इनकी तारीफ़ कर सकते हैं कमेंट्स में कि कम से कम एक्ट्रेस होने के बाद ये सच बोल रही जी, जो कि कम होता है, बहुत कम जो होता कि है। कम होता है। करेक्ट। दूसरी चीज़, अभी रिसेंटली मैं कुछ लोगों के बीच में बैठा था और मुझे बहुत ताज्जुब हुआ जब ये समझ में आया, बहुत अचरज हुआ, बहुत शॉकिंग लगा कि किसी ने किसी से पूछा कि राम कितने भाई थे, और वो थोड़ी देर वेट करके सोच के बोला 5 थे ना। तो फिर किसी और ने बोला कि कुछ और बीच में कॉन्वर्सेशन हुआ, फिर उसी से बोला कि 5 थे। अच्छा, तो राम के पापा का नाम क्या था? तो वो थोड़ी देर और सोचा, बोला राजा जनक था।
तो मुझे जब मैं उन लोगों को देखा तो मुझे समझ में आया कि वो इकलौते नहीं होंगे, ऐसे Correct. और लोग भी होंगे। करेक्ट। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूँ, बहुत सिंपली आप लोग याद रख सकते हैं कि कौन किसका क्या था। ठीक है, राम 5 भाई नहीं थे, 5 भाई जो थे वो महाभारत में पांडव थे। राम 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, पहली बात। दूसरे, जनक जो हैं वो राजा जनक थे, सीता के फादर, इसीलिए सीता को जानकी भी बोलते हैं। तो जनक की पुत्री जानकी है और द्रुपद की बेटी द्रौपदी है, जिसका दूसरा नाम है पांचाली, क्योंकि द्रुपद जो थे वो पांचाल नरेश थे। ही वॉज द किंग ऑफ द स्टेट कॉल्ड पांचाल। तो पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री है द्रौपदी उर्फ पांचाली। जैसे ये हैं आंचल उर्फ बंटी। तो अगली बार से आप याद रखें कि जब 5 हैं तो पांडव हैं महाभारत के, 4 हैं तो राम हैं रामायण से, द्रुपद की बेटी द्रौपदी है और जनक की पुत्री जानकी है। तो ये बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, हमको अपने रूट्स के बारे में पता होना चाहिए। सर एक जी, बात बोलना प्लीज चाहूँगी। प्लीज। मैं 2 सब्जेक्ट्स में हमेशा से बहुत बुरी थी, जी। मैथ्स और हिस्ट्री। अनफॉर्चुनेटली इन बोथ द सब्जेक्ट्स एक साल मुझे ऐसे टीचर्स मिले थे जिन्होंने जब मुझे मैथ्स एंड हिस्ट्री इंडिविजुअली पढ़ाया था ना, सब समझ आता था। मतलब आई डोंट नो हाउ, कुछ तो मैजिक था उनमें। और मेरी जो हिस्ट्री टीचर थी वो आती थी, बात करती थी हमसे 20-25 मिनट्स और जाते जाते इतना बोलती थी, बाय द वे आपका नेक्स्ट चैप्टर था, आप लोग पढ़ चुके हो। और हम जब टेक्स्ट बुक खोलते थे वो एक्चुअली हम पढ़ चुके होते थे, जो हमें रियलाइज़ नहीं होता था। आज मुझे कई सालों बाद उनकी याद आई है आपके फॉर्म में। मतलब जिस तरीके से आपने बहुत एफर्टलेसली बताया, अगर ऐसे टीचर हमें मिल जाए तो मतलब हर किसी को रामायण और महाभारत के बारे में एक एक चीज़ पता हो। द वे यू सेड इट। आपने टीचर्स की बात की, मुझे 6ठी क्लास में, क्लास 6 में एक टीचर मिले थे, वो हिस्ट्री के टीचर थे। राइट। आपने जो अपनी कमज़ोरी जाहिर की 2 विषयों में, 2 सब्जेक्ट्स में, मैथ्स एंड हिस्ट्री, उसमें से एक पे मैं आपके साथ हूँ, वो है गणित। Okay. मेरा गणित बहुत कमज़ोर है। अब जाके लक्ष्मी जी मुझ पे थोड़ी मेहरबान हुई हैं। लेकिन हिस्ट्री का बहुत शौक था, तो वो हिस्ट्री टीचर थे और उन्होंने वो एक रोज़ क्लास में आए और उन्होंने पूछा कि गिव मी द शॉर्टेस्ट डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड डिस्कवरी। ओके। तो मुझे पता था वो उसका जवाब। मुझे लगा आज इस टीचर को, उनका पहला दिन था। राइट। एंड आई थॉट आई एम गोना इम्प्रेस दिस मैन। तो मैंने वास्को डिगामा से लेके और ग्राहम बेल से लेके और न्यूटन से लेके और सब कुछ बोल दिया। ठीक है, कि इन्वेंशन एंड डिस्कवरी। तो उन्होंने बोला शॉर्टेस्ट। तो बैठा दिया उन्होंने। दूसरे लोगों ने जवाब दिया, मुझे लगा दिस मैन इज नॉट कन्विंस्ड, आई वांट टू ट्राई अगेन। मैंने दूसरी बार कोशिश किया, फिर मैंने 4-6 और भारी भारी नाम दे डाले, तो बोले शॉर्टेस्ट, सिट डाउन। जब मैंने तीसरी बार हाथ उठाया तो वो बैकफायर हो चुके थे। तो उन्होंने बोला स्टैंड अप, व्हाट इज़ योर नेम? तो मैंने बोला सर अक्षत गुप्ता, क्लास 6 में थे। बड़ा खुश होके कि यार सर ने नाम पूछा, मतलब अब इम्प्रेस्ड है। सर अक्षत गुप्ता। तो उन्होंने बोला यू नो व्हाट अक्षत, योर फादर डिस्कवर्ड योर मदर एंड इन्वेंटेड यू, सिट डाउन। So that in my life is the shortest difference between invention and discovery. और अब आ जाते हैं अच्छे टीचर्स पे। हाँ जी। तो मैं अभी 1-2 दिन पहले ही सोच रहा था कि ठीक है, अंग्रेज़ी सबका सीखना ज़रूरी है जी। Thankfully we have come from such schools that we have got decent English to have a conversation with anybody in the world. करेक्ट। पर आपको ऐसा नहीं लगता कि हम लोग अगर अल्फ़ाबेट भी सीख रहे हैं तो इंग्लिश सीखना अपने कल्चर के साथ भी तो हो सकता है? हाँ जी। मतलब हम ए फॉर एप्पल की जगह ए फॉर ऑलमाइटी सीख सकते हैं, बी फॉर बॉल की जगह बी फॉर बिलीव सीख सकते हैं, सी फॉर कैट की जगह सी फॉर कल्चर सीख सकते हैं, डी फॉर डॉग की जगह डी फॉर धर्मा सीख सकते हैं, करेक्ट। ई फॉर एलिफेंट की जगह ई फॉर एक दंत सीख सकते हैं। वाओ। है ना? और फिर ऐसी जब आप आगे आएंगे तो अगर वो हमको जी फॉर गॉड सिखा रहे हैं, करेक्ट, तो गॉड ही है ना। करेक्ट। तो फिर हम अपने कल्चर को साथ रख के जी फॉर गॉड की जगह बी फॉर भगवान क्यों नहीं सीख लेते, या ए फॉर अल्लाह क्यों नहीं सीख लेते? करेक्ट। तो ये अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले मैं सोच रहा था, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि जी फॉर गोट टू स्लॉटर क्यों सीख रहे हैं हम लोग, जी फॉर गुरु टू रिस्पेक्ट क्यों नहीं सीख लेते? एब्सोल्युटली। है ना? तो टीचर्स सही होने बहुत ज़रूरी हैं। मंडली के बारे में कुछ और बताइए। आप पूछिए, हम बताएंगे। क्या किरदार है आपका?
सच कहूँ तो मतलब इस फिल्म से एक्चुअली मुझे पता चला कि एक औरत के कंधों पर बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं, एंड रियल एंड रील दोनों लाइफ में, ओके एज आंचल भी एज बंटी भी। जब कहानी शुरू होती है तो बंटी बहुत ही बिंदास लड़की है, जी लीडर ऑफ द ग्रुप, हैज़ अ ग्रुप ऑफ 3 गर्ल्स, मतलब शी इज़ द थर्ड वन, बाकी दोनों फॉलो करती हैं। तो एक अलग ही रुतबा है, किसी के सामने झुकना नहीं, मॉम डैड के सामने भी अगर रहती है, मतलब थोड़ा सा वो एक होता है ना, एक थोड़ा चौड़, जी वो अंडरलाइंड चौड़ है उसमें, राइट until she meets a guy and who says कि he has fallen for her। अब लड़कियां कैसी होती हैं ना कि मतलब आप थोड़ी सी वो प्यार दे दो तो वो तो पूरा ऐसे झपट्टा मारना चाहती हैं। तो लिटिल डिड बंटी नो शी इज़ वन ऑफ देम। बंटी को जब पता चला कि अच्छा सामने वाला प्यार करता है, एंड उसने सोचा कि चलो ठीक है ट्राई करते हैं, क्योंकि फीलिंग्स तो हैं ही, तो अगर उसको 1% है तो बंटी को 100% हो जाता है कि मतलब वो फैमिली से भिड़ने के लिए तैयार है, वो सब करने के लिए तैयार है। टीज़र एंड ट्रेलर में एक नुआंस ये भी है कि वो पुरु को बोल रही है कि पैसे से ज़िंदगी चलती है लक्ष्मण जी। देयर इज़ अ टिफ बिटवीन हैविंग हर पार्टनर गो फॉर हिज ड्रीम्स एंड घर चलाना, कि मेकिंग 2 ends मीट, या तो आप घर चला सकते हो या आप अपने पार्टनर को प्रोत्साहित कर Support सकते हो कर कि आप जाओ अपने सपने जियो। तो वो उस कश्मकश में है फ्रॉम समबडी हु इज़ वेरी केयर फ्री, मतलब उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, टू एक्चुअली बीइंग अ गर्ल हु हैज़ टू कंट्रोल हर हाउस होल्ड, टेक केयर ऑफ द फाइनेंसेस, टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, पार्टनर को सपोर्ट भी करना है, उसका अगेंस्ट भी नहीं जाना है, लेकिन ऑफ कोर्स सब कुछ संभाल कर आगे भी चलना है। तो उसकी जर्नी है, एंड बहुत अहम किरदार है। जैसे जैसे फिल्म प्रोग्रेस करती है, चीज़ें जब गड़बड़ा जाती हैं, जैसे आपने बोला कि समथिंग गोज़ रॉन्ग, जो कि हमने बताया नहीं है, उसके बाद कैसे कैसे फिल्म आगे बढ़ती है कि उन लोगों को अपनी मंडली बनानी पड़ती है, जब मंडली बनाते हैं क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उसमें बंटी का क्या रोल है, उसके बारे में बताया जाएगा। ये फिल्म करते समय आंचल आप सीता से मिली? सीता अपने किरदार के बीच में कहीं सीता से मुलाकात हुई आपकी? मुझे ऐसा लगता है कि बंटी और आंचल के अंदर माँ सीता की बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। जैसे जितना मैंने उनके बारे में सुना है, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई एम समबडी जो व्हेन आई हैव अ पार्टनर एंड आई विल बी so एक्सट्रीमली लॉयल दैट वो कितनी भी दूर हो, कितनी भी साल दूर हो, मुझे पता है कि वो मेरा है, मैं उसकी हूँ। वो मुझ में एटलीस्ट वो क्वालिटी है कि वो कॉन्फिडेंस मैं खुद में रख सकूँ और अपने पार्टनर में भी रख सकूँ। एंड बंटी के अंदर अगर बोलेंगे तो बंटी अपने पार्टनर के लिए किसी से भी लड़ सकती है, कहीं पे भी जा सकती है, कुछ भी कर सकती है, शी कैन फाइट द वर्ल्ड फॉर हर हस्बैंड। तो आंचल के लिए माँ सीता में वो क्वालिटी और बंटी में वो है। ये जो राम और सीता की हम बात कर रहे हैं, उसी में मुझको याद है कि आर से रैट बोलना बंद कर सकते हैं और एस से स्नेक बोलना बंद कर सकते हैं। आर और एस से राम और सीता हो सकते हैं, हो सकता है ना? ऑल्सो क्योंकि हम सीता की बात कर रहे हैं, मुझे द्रौपदी और सीता की एक और बात याद आ गई। हाँ जी। कि सीता जो थी वो धरती से निकली थी और उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी, जबकि द्रौपदी जो थी वो खुद अग्नि से निकली थी। तो ये फ़र्क है, अग्नि परीक्षा और अग्नि से निकलना 2 अलग अलग बातें। मुझे ऐसा स्ट्रांगली लगता है कि छोटे शहर, छोटे कस्बों में जो लोग पलते बढ़ते हैं, उनमें से ज़्यादातर लोगों को मंडली के बारे में, नाटक मंडली वगैरह के बारे में या तो पता होता है या तो वो देख चुके होते हैं, है ना? तो छोटे शहर वालों के बीच में ये फिल्म देखी जाएगी ऐसा तो मेरे को मालूम है, मैं मान के चल रहा हूँ जी। लेकिन ये मंडली वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये हम जैसे बड़े शहर में रहने वाले लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? इसलिए देखना ज़रूरी है क्योंकि आप कभी उड़ते हुए पेड़ को देखे हैं? फ्लाइंग ट्री? नहीं, देखेंगे भी नहीं। वो इसलिए है क्योंकि फिल्म बनाने वाले हम जैसे लोगों को भी ये पता होता है कि पेड़ नहीं उड़ सकता, क्योंकि पेड़ तभी तक ज़िंदा रहता है जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़ा होता है। यू नीड टू बी कनेक्टेड विद योर रूट्स टू बी अलाइव। ये जो रूट्स है ना, इसको हम हमारे जीवन में कल्चर बोलते हैं, और पेड़ होता है समाज। तो हमारा जो समाज है
वो तभी तक जीवित है जब तक वो अपने कल्चर से, अपने रूट से जुड़ा हुआ है। और ये जो मंडली है, ये जो नाटक मंडली है, ये हमारी सभ्यता का सबसे पहला छोर है, सबसे पहला तरीका है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन और एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक कहानियाँ पहुँचाने का। तो इन लोगों ने मेहनत करके एक बहुत प्यारी सी फिल्म बनाई है। छोटे बजट की फिल्म है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि छोटे बजट की इसलिए अच्छी नहीं होगी। और जब छोटे बजट की फिल्म होती है ना, तो उसमें मेहनत ज़्यादा होती है, मन ज़्यादा होता है। तो छोटे शहर के लोग छोटी वाली फिल्म ज़रूर देखें, लेकिन बड़े शहर वालों से गुजारिश है कि जिस हद तक हो सके इस फिल्म को सपोर्ट करें। एंड में आप और क्या जोड़ना चाहेंगे आंचल अपनी तरफ से? सर, आपने इतने सुंदर तरीके से सब कुछ बोल दिया है, मैं कुछ भी बोलूँगी आपके सामने फीका लगेगा। नहीं, फिर भी बोलना तो पड़ेगा क्योंकि फिल्म आपकी है। यही कि यस, हमने बहुत मेहनत से ये फिल्म बनाई है, बहुत प्यारी फिल्म है। सबसे ख़ास बात यही है कि ये नवरात्रों के टाइम, नवरात्रों के बाद आ रही है 27 को। तो जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो आप इस फिल्म से कनेक्ट कर पाएंगे, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, कोई भी हो, कोई भी एज का हो। यू कैन गो एंड वॉच इट विद योर फैमिली। एंड छोटे शहरों के लिए बोलूँगी कि आज तक आप रामलीला ऐसे ही मंच पे देखते आ रहे हैं। जो हमारी फिल्म है रामलीला से इंस्पायर्ड है, अब आप उसको बड़े पर्दे पे देख सकते हैं। एंड आइए देखिए और हमें बताइए आपको कैसी लगी। तो फिल्म रिलीज़ हो रही है 27 अक्टूबर इसी महीने। जाइए, ढूंढ के देखिए। और आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं ना घर में, माता पिता, वो लोग, सबको पता है मंडली क्या है, अब उनको देखने नहीं मिलता। उनको एक गिफ्ट दीजिए, उनको ले जा के मंडली दिखाइए। थैंक यू सो मच हम दोनों को इतनी देर सुनने के लिए। और आपकी और मेरी भी फिर से मुलाकात होगी और हम तो मिलते ही रहते हैं। थैंक यू। दिल में बसे जो तेरे राम